बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिस्ट बिया पर खुश आमदीद। चंद माह पहले हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर एक लेक्चर्स की सीरीज़ का आगाज़ किया था, जिसमें हमारा पहला लेक्चर DSM-5 के बारे में था कि DSM-5 क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा लेक्चर हमारा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के ऊपर तफसीलन था कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। और तीसरा लेक्चर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के फर्स्ट डिसऑर्डर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में था, जिसको हमने DSM-5 के अकॉर्डिंग देखा था। आज की वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर शामिल है। इसके अलावा हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के अंदर मज़ीद कितने किस्म के डिसऑर्डर्स शामिल हैं, और इसमें हम सबसे पहला डिसऑर्डर लैंग्वेज डिसऑर्डर के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के अंदर 3 किस्म के डेफिसिट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट, लैंग्वेज में डेफिसिट पाया जाता है। लैंग्वेज के अंदर हमारे स्पोकन वर्ड्स, साइन लैंग्वेज, रिटन वर्ड्स, पिक्चर्स वगैरह शामिल होते हैं। लैंग्वेज की लर्निंग 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव स्किल्स। एक्सप्रेसिव एबिलिटी में हम अपनी जो बात है, अपनी लैंग्वेज है, जो दूसरों को समझाते हैं, वो एबिलिटी शामिल है, जिसमें हमारी वोकल, गेस्चरल एंड वर्बल सिग्नल्स शामिल होते हैं। जबकि रिसेप्टिव एबिलिटी में वो एबिलिटी होती है जिसके थ्रू हम लोग दूसरों के साइंस एंड सिग्नल्स को समझते हैं, उनके लैंग्वेज मैसेजेस को कॉम्प्रिहेंड करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के अंदर जो हमें दूसरा डेफिसिट देखने को मिलता है, वो स्पीच के अंदर डेफिसिट है। स्पीच से मुराद एक्सप्रेसिव प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स है, यानी इंसान की आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी, वॉइस एंड रेजोनेंस क्वालिटी शामिल होती है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के अंदर थर्ड डेफिसिट कम्युनिकेशन के अंदर देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन से मुराद इंसान के वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर हैं, जो कि किसी दूसरे इंसान के बिहेवियर, आइडियाज़ और एटीट्यूड के ऊपर असरअंदाज होते हैं। असेसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को असेस करने के लिए हमें मंदरजे झैल चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। नंबर 1, इंडिविजुअल्स कल्चर एंड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट। ख़ासतौर पे उन लोगों के बारे में हमारा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि बाइलिंगुअल इन्वायरमेंट में पले बड़े हों। बाइलिंगुअल से मुराद ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे 2 ज़ुबानें इस्तेमाल की जाती हों। असेसमेंट के दौरान हमें हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इस्तेमाल करने चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से मुराद ऐसे टेस्ट हैं जो कि इंसान के कल्चर और लिंग्विस्टिक ग्रुप के मुताबिक बनाए गए हों। डायग्नोस्टिक कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के अंदर आज हम लोग सिर्फ लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में तफसीलन पढ़ेंगे, जबकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर स्पीच साउंड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर, सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के ऊपर भी बात की जाएगी। लैंग्वेज डिसऑर्डर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ए। एक लंबे अरसे तक पेशेंट के अंदर लैंग्वेज को हासिल करने में, लैंग्वेज को समझने में डिफरेंट मोडालिटीज़ के अंदर मुश्किल आती है, जैसे कि स्पोकन लैंग्वेज को समझने में, रिटन, साइन लैंग्वेज या किसी और तरह से लैंग्वेज को समझने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चूँकि लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट की कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से हमें मंदरजा झैल चीज़ें देखने को मिलती हैं। पेशेंट की वोकैबुलरी कमज़ोर होती है, लफ्ज़ों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ये उसको नहीं समझ आता, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिमिटेड होता है, उसे प्रॉपर तरीके से सेंटेंस बनाना और ग्रामर को यूज़ करके, रूल्स रेगुलेशंस को यूज़ करके सेंटेंस बनाना नहीं आता। इसके अलावा इम्पेयरमेंट इन डिस्कोर्स होता है, यानी उसकी ये एबिलिटी कमज़ोर होती है जिसके थ्रू वो डिफरेंट वोकैबुलरीज़ को यूज़ करे और एक सेंटेंस बनाए और एक लंबी डिस्कशन करे या किसी टॉपिक को डिस्क्राइब करे। क्राइटेरिया बी। पेशेंट की लैंग्वेज एबिलिटीज़ उसके एज के एक्सपेक्टेड ग्रुप मेंबर्स की निस्बत कम होती है, जिसकी वजह से उससे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर फंक्शनल लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी सोशल पार्टिसिपेशन, उसकी एकेडमिक अचीवमेंट, उसकी ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस वगैरह इफेक्ट होती है। क्राइटेरिया सी। सिम्टम्स का ऑनसेट क्लाइंट के अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर हो जाता है। क्राइटेरिया डी। पेशेंट के तमाम मसाइल हेयरिंग और अदर सेंसरी इम्पेयरमेंट, मोटर डिसफंक्शन या किसी और मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से नहीं होने चाहिए, ना ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की वजह से पेशेंट के अंदर ये तमाम मसाइल होने चाहिए।
डेवलपमेंट एंड कोर्स। लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर नज़र आना शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोग क्लाइंट को 4 साल की उम्र से पहले डायग्नोज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ होते हैं, डिफरेंट तरीके से चीज़ों को लर्न करते हैं, वोकेबलरी को लर्न करते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट एबिलिटीज़ को हासिल करते हैं। सो प्रॉपरली डायग्नोसिस 4 साल की उम्र के बाद हम लोग जो है वो कर सकते हैं। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। रिसेप्टिव लैंग्वेज इम्पेयरमेंट के साथ जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो एक्सप्रेसिव इम्पेयरमेंट वाले बच्चों की निस्बत कम होती है। इसके अलावा जिन लोगों के ख़ानदान में जो है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर पाया जाता है, उन लोगों के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें भी लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि उन डिसऑर्डर्स के साथ जिनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज लैंग्वेज डिसऑर्डर से मिलते जुलते हैं, उनके दरमियान कैसे डिफरेंस करना है। सबसे पहले है नॉर्मल वेरिएशन इन लैंग्वेज। हमारे रीजन की वजह से, हमारी सोसाइटी की वजह से, हमारे कल्चर की वजह से हमारी लैंग्वेज के अंदर वेरिएशंस आती हैं, तो हम लोगों को हमेशा लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करते हुए इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए कि कोई नॉर्मल वेरिएशन की वजह से तो नहीं हम लोग डायग्नोज कर रहे। इसके अलावा हमें हेयरिंग और अदर सेंसरी इम्पेयरमेंट के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि अगर हेयरिंग या कोई और सेंसरी इम्पेयरमेंट हो, इसकी वजह से भी लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है। थर्ड आ जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से भी जो है वो लैंग्वेज डिले होता है, इसलिए हमें प्रॉपरली एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट को यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोग प्रॉपरली बच्चे को डायग्नोज कर सकें। फोर्थ है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि एपिलेप्सी है, इसकी वजह से भी लैंग्वेज डिसऑर्डर्स जो हैं वो होते हैं, इसलिए हमें इसके दरमियान भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है लैंग्वेज रिग्रेशन। अगर 3 साल से कम उम्र बच्चे के अंदर स्पीच का लॉस है तो ये हो सकता है ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का साइन हो, और अगर 3 साल से बड़े बच्चे के अंदर लॉस ऑफ स्पीच है तो ये हो सकता है ये कुछ सीजर का सिम्टम हो, या जब हम लोग डायग्नोसिस करें तो हमें इसके बारे में प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए कि एपिलेप्सी तो नहीं है बच्चे को। और ये प्रॉपर डायग्नोसिस एंड असेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम किसी भी क्लाइंट को डायग्नोज करते हैं, इसलिए DSM-5 को तफसीलन पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा हमें टेस्टिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कोमॉर्बिडिटी के बारे में। कोमॉर्बिडिटी से मुराद होता है कि ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि हमारे डिसऑर्डर्स के साथ हमें मिलते हैं, यानी कि एक और डायग्नोसिस हम देते हैं। तो अगर हमारे साथ जो है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर का भी बच्चा जो है उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी पूरा होता रहा हो और एक और डिसऑर्डर का भी पूरा होता रहा हो, तो हम लोग कोमॉर्बिडिटी में दे देते हैं। अब यहाँ पे है कि उमूमन जो है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ जो बच्चे हैं उनके अंदर स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है वो भी साथ में उनको होता है, या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बच्चे को होता है साथ में, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, या डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होता है, या सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा अक्सर बच्चों को जो लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज होते हैं उनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री मिलती है जिसमें लैंग्वेज या स्पीच और डिसऑर्डर जो हैं वो पहले प्रेजेंट होते हैं। इस बात के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर इंशाल्लाह ताला जल्द पोस्ट किए जाएंगे। आप लोग हमें ज़रूर रिव्यू दीजिए कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।